तो कल की वीडियो में दो गलती हुई थी। गलती क्या थी कि मैंने अभाज्य संख्याओं में ये लिख दिया था कि 1 2 3 4 इस तरह से लिख दी, जबकि ये नहीं है, ठीक है ना। बोला मैंने सही था लेकिन लिख गलत दिया था, तो उसमें सुधार कर लेना। 1 3 5 7 9 इस तरह से, ठीक है, वहाँ सुधार कर लेना। और एक गलती हुई थी, मैंने बोला सही था वहाँ पर लेकिन लिखा गलत था। ये कि 1 से 100 तक बोला था लेकिन लिखा 10 तक था मैंने, ठीक है ना। 1 से 100 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होती है हमारे पास? 25। ये मैंने बोला 100 था, लिखा 10 था, लेकिन बाद में मैं पढ़ के 10 बोल गया था इसको, ठीक है ना। तो उसको सुधार कर लेना। 1 से 100 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है? 25, ठीक है। और विषम संख्याओं में वो 1 2 3 4 लिख दिया था मैंने, उसको सुधार कर लेना, ठीक है। चलो, तो हम पढ़ रहे थे प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। कल मैंने प्राइम नंबर बताया था कि जिसके केवल 2 गुणनखंड हो वो प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या। कंपोजिट नंबर जिसके कम से कम 3 गुणनखंड हो, ठीक है, वो कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या कहलाएगी, ठीक है। तो मैंने कल बता रहा था कि जो अभाज्य संख्याएं हैं वो 6k ± 1 की फॉर्म में होती हैं, ठीक है। उससे पहले एक चीज और, अगर हमसे ये पूछे कि 3 लगातार विषम भी हों और वो अभाज्य भी हों, संख्याएं, ठीक है। 3 लगातार विषम अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हो सकती हैं? देखो, 3 एक विषम संख्या है, विषम संख्या होने के साथ साथ कई संख्या है, एक अभाज्य संख्या है। 5 विषम संख्या है, विषम संख्या होने के साथ साथ अभाज्य संख्या है। 7 विषम संख्या है और विषम संख्या होने के साथ साथ अभाज्य संख्या है। यानी ये 3 जो संख्याएं हैं, ठीक है ना, ये लगातार विषम है और अभाज्य है, ठीक है ना। 3 के बाद विषम संख्या कौन सी आएगी? 5। 5 के बाद कौन सी आएगी? 7, ठीक है। लगातार विषम और अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो इनकी बात पूछेगा तो बता देना, वरना तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो मैंने ये बताया था, मैं बता रहा था कि जो अभाज्य संख्याएं होती हैं वो 6k ± 1 की फॉर्म में होती हैं, ठीक है। यानी जब भी अगर किसी अभाज्य संख्या को को 6 से भाग देते हैं, या तो शेष 1 बचेगा और या फिर -1 बचेगा। -1 का मतलब है हम 5 कह सकते हैं, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि अगर किसी अभाज्य संख्या की बात करें तो 6k ± 1 की फॉर्म होती है। यानी अगर किसी अभाज्य संख्या को भाग करके देखें, या तो वो 1 शेष देगी या फिर -1 या 5 शेष देगी, ठीक है ना। 3 से बड़ी अभाज्य संख्या की बात हो रही है, 3 से छोटी अभाज्य संख्या की बात नहीं हो रही, या 3 की बात नहीं हो रही, ठीक है ना। 3 से बड़ी अभाज्य संख्या की बात हो रही है। 3 से बड़ी जितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 6 से भाग देने पर या तो शेष 1 देंगी या फिर -1 कह सकते हैं या 5 कह सकते हैं, बात एक ही है, ठीक है ना। ये नेगेटिव रिमाइंडर है, नेगेटिव रिमाइंडर पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम में, ठीक है। तो अगर किसी अभाज्य संख्या का अगर हमें पता लगाना है और देख के पता नहीं लग रहा कि अभाज्य संख्या है या नहीं है, तो हम एक बार उसको 6 से भाग करके देख लेंगे। अगर 6 से भाग करने पर 1 शेष देती है तो वह अभाज्य संख्या हो सकती है। जरूरी नहीं कि अभाज्य संख्या हो सकती है, संभावना है उसकी अभाज्य संख्या होने की। या शेष -1 का मतलब 5 लिखता हूं यहाँ पे, 5 शेष दे तो वो कैसी हो सकती है? अभाज्य संख्या हो सकती है, जरूरी नहीं कि अभाज्य संख्या हो। तो हम ये कह सकते हैं कि अभाज्य संख्याओं की फॉर्म जो होती है वो 6k ± 1 की फॉर्म होती है, लेकिन जरूरी नहीं कि प्रत्येक 6k ± 1 की फॉर्म अभाज्य संख्या हो, ठीक है ना। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, अभाज्य संख्या 6k ± 1 के रूप में होती है, 1 के रूप में होती है।
अभाज्य संख्या 6k प्लस माइनस 1 के रूप में होती है, लेकिन जरूरी नहीं कि प्रत्येक 6k प्लस माइनस 1 की फॉर्म 6k प्लस माइनस 1 के रूप में बनी संख्या अभाज्य हो। लेकिन जो अभाज्य संख्या होगी वो इस फॉर्म में होगी, लेकिन प्रत्येक ये वाली फॉर्म अभाज्य संख्या हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है ना। देखो मैं समझाता हूं। जैसे अगर हम बात करें, यहां पे 4 पुट कर दें, किसकी जगह, k की जगह। अगर हम k की जगह 4 पुट करते हैं तो होता क्या है, देखो 6 गुणा 4 प्लस 1, 6 गुणा 4 माइनस 1, कितना हो गया 6 चौक 24 और 1 25, 6 चौक 24 माइनस 1 23। 23 क्या संख्या है, अभाज्य संख्या। 25 कैसी है, भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि प्रत्येक 6 प्लस माइनस 1 की फॉर्म अभाज्य संख्या हो, ठीक है। अगर हमसे पूछे कि निम्न में से अभाज्य संख्या है, तो अगर पहचान नहीं पड़ रही अभाज्य संख्या की तो सारे ऑप्शन चेक करके देख सकते हैं कि अगर जो ऑप्शन या तो -1 रिमाइंडर देगा 6 से भाग देने पर, -1 का मतलब 5 रिमाइंडर, या फिर 1 रिमाइंडर देगा, तो वो अभाज्य संख्या हो सकती है। जरूरी नहीं कि अभाज्य संख्या हो सकती है, संभावना है उसके होने की। अगर ऑप्शन में कोई ऑप्शन ऐसा नहीं मिला जिसमें -1 रिमाइंडर और 1 रिमाइंडर दिया, तो आंसर पे वो होगा जो -1 रिमाइंडर या फिर 1 रिमाइंडर देगा, ठीक है ना। अगर 2 ऑप्शन मिल गए तो फिर ये तरीका फेल हो जाता है, ठीक है ना। फिर हमें देखना पड़ेगा अपने सेंस के आधार पे, ठीक है ना, और कोई तरीका नहीं उसको बताने का, ठीक है। चलो, या फिर फैक्टराइजेशन पता हो हमें, कैलकुलेशन तेज होनी चाहिए फिर बताने के लिए, ठीक है ना। तो हम अगर हमारे पास दे रखे हैं ऑप्शन, हमसे पूछा है कि अभाज्य निम्न में से बताओ संख्या है या नहीं है, तो एक बार 6 से भाग करके देख लो, 1 शेष देगी या -1 शेष देगी। अगर 1 और -1 शेष मिल रहा है हमें, या तो 1 मिलेगा शेष या -1 मिलेगा, कोई एक शेष मिलेगा, मिल रहा है तो वो हो सकती है, संभावना है उसको होने की, जरूरी नहीं कि वहां संख्या हो, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब एक आता है हमारे पास ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम क्या होता है, और एक होता है को प्राइम, एक होता है को प्राइम, ठीक है ना। को प्राइम होता रिलेटिव प्राइम भी है, लेकिन उसका इतना डीप में जाने की जरूरत है नहीं, ठीक है ना। ट्विन प्राइम क्या होता है, लगातार जिन दो अभाज्य संख्याओं के बीच दो का अंतर हो। ट्विन प्राइम का मतलब है जिन दो अभाज्य संख्याओं के बीच 2 का अंतर हो, ट्विन प्राइम कहलाएंगे। जैसे 3 5 ट्विन प्राइम, 5 7 ट्विन प्राइम है, और भी हो सकती हैं आगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं को प्राइम की, ठीक है। तो को प्राइम की बात करते हैं हम, तो लिखते हैं कि वह संख्याएं सहअभाज्य कहलाएंगी जिनका HCF 1 होगा, ठीक है ना। वह 2 संख्याएं, क्योंकि कम से कम 2 संख्याओं की बात करते हैं, वह 2 संख्याएं सहअभाज्य कहलाएंगी जिनका HCF कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। जिनका HCF कितना होगा, 1 होगा। जैसे हम बात करें 9 और 11 की, बात करें 9 और 11 की, ठीक है। देखो 9 की अगर इंडिविजुअल बात करी जाए तो 9 कंपोजिट नंबर है, लेकिन 11 के साथ मिलकर कैसा हो गया, ये को प्राइम हो गया। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। जब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो इनका HCF क्या होगा, कितना होगा, 1। HCF का मतलब सिंपल सा यहाँ इतना समझना है, ठीक है ना। बाकी पढ़ेंगे LCM HCF में। HCF का मतलब सिर्फ इतना सा समझना है कि दोनों संख्याएं किसी कॉमन संख्या से न घट रही हैं। जब दोनों संख्याएं किसी कॉमन संख्या से नहीं घटेंगे तो 1 से घटेंगे वो, ठीक है। चलो
HCF का मतलब है कि ये 1 से भी कटेगी और 11 से भी कटेगी। HCF मतलब है HCF, अगर हम दो संख्याओं के HCF की बात करें, 6 और 9 के HCF की बात करें, HCF कितना होगा इनका 3, यानी 3 से ये भी कटेगी, 3 से ये भी कटेगी, ठीक है ना। और बात ज़्यादा गहराई बात करेंगे एलसीएम HCF के चैप्टर में, ठीक है। और बात की जाए आगे 15 और 22 की, ये क्या संख्या है, देखो ये भी कंपोजिट है इंडिविजुअल, ये भी कंपोजिट है इंडिविजुअल, लेकिन ये साथ में आने के बाद कैसे होगी, को प्राइम, ठीक है ना। वह दो संख्या हैं जिनका HCF कितना होगा, 1 होगा, क्या कहलाएंगे, को प्राइम कहलाएंगे। को प्राइम मतलब सहवाद संख्या है। रिलेटिव प्राइम पढ़ने का मतलब है नहीं, क्योंकि इतनी डीप से पूछता भी नहीं है, ठीक है, और यूज भी नहीं है ज़्यादा उनका, ठीक है। आगे चलते हैं हम, ठीक है। तो ये तो हो चुका हमारे पास क्लासिफिकेशन नंबरों का, ठीक है। अब आगे चलते हैं। एक नंबर होता है हमारे पास परफेक्ट नंबर। क्या होता है हमारे पास, एक नंबर होता है हमारे पास परफेक्ट नंबर। यानी कि पूर्ण संख्या, परफेक्ट नंबर यानी कि पूर्ण संख्या। ये होता क्या है, पहले डेफिनेशन लिखता हूं इसकी, कि वह संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग वह संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग संख्या से दोगुना हो। परफेक्ट नंबर कहलाती है। ठीक है, एनसीईआरटी में यही लिखा हुआ है कि वह संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग संख्या से दोगुना हो, क्या कहलाती है, परफेक्ट नंबर कहलाती है। या इस डेफिनेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया जाए तो डेफिनेशन ये बन जाती है इसकी कि वह संख्या, ठीक है, दोनों डेफिनेशन में कोई फर्क नहीं है, ठीक है ना, थोड़ा ध्यान से पढ़ना इसको। वह संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग संख्या को छोड़कर संख्या के बराबर हो। ठीक है, ऊपर लिखा है वह संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग संख्या से दोगुना हो, परफेक्ट नंबर कहलाती है। और नीचे लिखा है मैंने कि वह संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग संख्या को छोड़कर संख्या के बराबर हो, परफेक्ट नंबर कहलाती है। ठीक है, अब इन दोनों डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं हम। ठीक है, मैं पहला परफेक्ट नंबर मैं खुद ही बता देता हूँ कितना होता है, वो होता है 6। ठीक है ना, कितना है 6। अगर हम 6 के फैक्टर यानी गुणनखंड की बात करें तो 6 का एक गुणनखंड होगा 1, ये तो यूनिवर्सल फैक्टर है। दूसरा गुणनखंड होगा 2, तीसरा होगा 3 और चौथा होगा 6। 6 के ये गुणनखंड होंगे, पहला गुणनखंड 1, दूसरा 2, तीसरा 3 और चौथा 6। इसके 4 गुणनखंड हैं, 1, 2, 3, 6। ठीक है, पहली डेफिनेशन के दो क्वेश्चन ने कहा है कि वह संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग संख्या से दोगुना हो, संख्या से दोगुना हो। तो गुणनखंड क्या है इसके 1, 2, 3 और 6। तो उसने क्या लिखा है सभी गुणनखंडों का योग, तो सभी गुणनखंडों को जोड़ दो, 1 + 2 + 3 + 6 कितना हो गया, ये हो जाता है 12। 1, 2, 3 और 3, 6 और 6 12। ठीक है, जो डेफिनेशन लिखी है वही लिख दिया मैंने। ठीक है ना,
कि सभी गुणनखंडों का योग कितना हो, 12 हो। वो संख्या से दोगुना हो। संख्या कितनी है, 6, योग कितना है, 12। ठीक है, परफेक्ट नंबर है। अगर हम इसकी बात करें, ये लिखा है कि वह संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग संख्या को छोड़कर संख्या के बराबर हो, यानी गुणनखंड कितने हैं इसके, 1, 2, 3 और 6। उसने कहा है कि सभी गुणनखंडों का योग संख्या को छोड़कर, यानी संख्या को छोड़ दो, क्योंकि एक फैक्टर वो खुद संख्या भी तो होती है ना। तो एक फैक्टर क्या है, 6 का फैक्टर 6 भी तो होगा, इसको हमने छोड़ दिया। अब इसको जोड़ना, 1 + 2 + 3 कितना हो गया, 6। ठीक है ना, चाहे तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग निकालो और चाहे इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग निकालो। ठीक है ना, किसी एक से चेक कर लेंगे हम। ठीक है, चाहे तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यानी कि सभी गुणनखंड निकालो और आपस में जोड़ दो, या फिर इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यानी कि जो खुद नंबर फैक्टर है उसको छोड़ देना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी 6 कैसा नंबर है हमारे पास, 6 परफेक्ट नंबर है। अगर हम 4 की बात करें तो 4 परफेक्ट नंबर है या नहीं देखते हैं। देखो 4 का एक फैक्टर 1, दूसरा फैक्टर 2 और तीसरा फैक्टर 4। अगर हम पहली डेफिनेशन की बात करें, इसके अकॉर्डिंग जोड़ें तो कितना हो गया, 4 और 2 6 और 1 7। तो क्या ये दुगुना बैठ रहा है इसके बराबर, नहीं बैठ रहा दुगुना, तो ये परफेक्ट नंबर नहीं है। ठीक है, तो चाहे तुम 4 को छोड़कर जो कितना बैठा है, ये 3 परफेक्ट नंबर है नहीं। किसी एक से चेक कर लेंगे, चाहे तो इस डेफिनेशन चाहे डेफिनेशन, किसी से भी चेक कर लो। ठीक है, दोनों एक ही डेफिनेशन है, कोई अलग नहीं है। ठीक है ना, चलो। तो परफेक्ट नंबर क्या है कि वह संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का सम संख्या को छोड़कर संख्या के बराबर हो, परफेक्ट नंबर कहलाता है। ठीक है ना, पहला परफेक्ट नंबर 6 है, दूसरा परफेक्ट नंबर 28 है और तीसरा परफेक्ट नंबर 492 है। ठीक है ना, अगर हमसे पूछे कि स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर, स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर, तो वो क्या हमारे पास 6। इससे छोटा परफेक्ट नंबर कोई नहीं है। स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर कितना है, 6। ठीक है, और उसके बाद कौन सा आता है, 28। उसके बाद कौन सा आता है, 492। ठीक है ना, पहला कौन सा, 6, उसके बाद 28, उसके बाद 492। ये हमारे पास परफेक्ट नंबर है। ठीक है ना, चलो और भी हो सकते हैं, कोई संख्या समाप्त नहीं होती, परफेक्ट नंबर भी समाप्त नहीं होंगे, आगे और भी हो सकते हैं। ठीक है ना, वो चेक करना पड़ेगा। फिर हमें एक चीज़ और याद रखनी है परफेक्ट नंबर में, क्या, एक चीज़ ये याद रखनी है परफेक्ट नंबर में कि परफेक्ट नंबर के सभी परफेक्ट नंबर के सभी गुणनखंडों के व्युत्क्रम का योग हमेशा 2 होता है। क्या बोला मैंने कि परफेक्ट नंबर के सभी गुणनखंड के व्युत्क्रम का योग हमेशा 2 होता है। अगर हमसे पूछा जाए कि परफेक्ट नंबर के सभी गुणनखंडों के व्युत्क्रम का योग कितना होता है, तो आंसर कितना होता है, 2। कैसा भी परफेक्ट नंबर हो, ठीक है ना, कितना भी बड़ा हो, और स्मॉलेस्ट तो है ही 6। अब इस व्युत्क्रम का मतलब क्या है, व्युत्क्रम का मतलब है कि अगर कोई नंबर 2 लिखा है तो इसका इन्वर्स होगा, इसका व्युत्क्रम होगा 1/2। अगर कोई नंबर 3 लिखा है तो इसका इन्वर्स होगा 1/3। हम चेक भी कर लेते हैं, देखो चेक करते हैं। ठीक है, स्मॉलेस्ट बताया मैंने 6 परफेक्ट नंबर, तो इसके जो फैक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, बस 1, 2, 3 और कौन सा होगा, 6। ठीक है ना, कौन कौन से फैक्टर हैं, एक तो 1 है, एक 3 है, एक 2 है, 3 है और 6। उसने कहा है कि सभी गुणनखंड के व्युत्क्रम का योग, तो 1 का कितना होगा व्युत्क्रम, 1/1, 2 का कितना होगा 1/2, 3 का कितना होगा 1/3, 6 का कितना होगा 1/6 का योग, सबको जोड़ दो, जोड़ दिया। जब जोड़ेंगे इसको तो एलसीएम कितना आ गया, यहाँ से 6 एलसीएम आएगा, तो इसके बटे में 1 कितना आ जाएगा 6, इसके बटे में 2 कितना आ जाएगा 3, इसके बटे में 3 कितना आ जाएगा 2, इसके बटे में 6 कितना आ जाएगा 1। कितना हो गया 6, 3 9 और 2 11 और 1 12, यानी कि 12/6 कितना आ गया 2।
ठीक है। दूसरा परफेक्ट नंबर लेते हैं 28। अगर हम 28 की बात करें तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 7 से कटेगा और 14 से कटेगा और 28 से कटेगा। ठीक है, यही होंगे। तो 1 का इन्वर्स कितना होगा? 1/1। 2 कितना होगा? 1/2। 4 का कितना होगा? 1/4। 7 का कितना होगा? 1/7। 14 का 1/14 और 15 का 1/28। ठीक है, इन सब का योग पूछा है उसने, योग करना है, योग कर दिया। एलसीएम कितना है हमारे पास? इसको मिटा देता हूँ मैं। एलसीएम कितना है? एलसीएम आया 28। ठीक है, कितना हो जाएगा यहाँ पे? 28 हो जाएगा प्लस यहाँ कितना हो जाएगा? 2 है तो कितना हो जाएगा? 14। यहाँ कितना हो जाएगा? 7। यहाँ कितना हो जाएगा? 4, 2 + 1। ठीक है, तो कितना हो गया? 14, 7 21, 4 25 और 3 28 और 28 कितना हो गया? 56। 56/28 जब भाग करेंगे कितना आएगा? 2। तो कितना भी बड़ा परफेक्ट नंबर हो, कितना भी बड़ा परफेक्ट नंबर हो, ठीक है, कितना भी बड़ा परफेक्ट नंबर हो तो उसके सभी गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग कितना होता है? हमेशा 2 होता है। यानी कि गुणनखंड निकालो, उनको इन्वर्स करके सम कर दो, कितना आएगा? हमेशा 2। बाकी फैक्टर में पढ़ेंगे इसके बारे में, फैक्टर के बारे में, ठीक है, डिटेल में, इसके बारे में डिटेल में अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है ना, जिसमें ये पूछता है गुणनखंडों की संख्या, फैक्टर चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो, तो हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर समाप्त होता है। ठीक है ना, अगर इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट में लिख देना, या कहीं कुछ समझ में नहीं आया हो तो बता देना। ठीक है, चलो, एक छोटा सा टॉपिक है, ठीक है ना, छोटा सा टॉपिक है, फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। यानी कि अंकीय मान और स्थानीय मान। यहां से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, ठीक है ना, कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, सबको पता होता है, बचपन में सबने पढ़ा होगा इसको। अंकीय मान और स्थानीय मान यानी कि फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। अगर मैं कोई संख्या लिखता हूं, यहां मैंने लिखा 7 5 6 7 5 6 2, ठीक है ना। अगर मैं 2 की बात करूं तो 2 किस स्थान पे लिखा है? इकाई, यानी यूनिट प्लेस पर है, यानी इकाई अंक पर है। इसकी बात करूं तो ये 2.5 अंक पर है, 2.5 स्थान पर। इसकी बात करूं तो ये सैकड़े पर है, और इसकी बात करूं तो ये 1000 में पर है। ठीक है ना, स्थान का मतलब है कि जिस अंक की बात कर रहे हैं हम, वो कौन से स्थान पर है। अगर हम 2 की बात करें तो 2 का स्थान 2 ही होगा, क्योंकि वो इकाई प्लेस पर है। अगर हम इस 6 की बात करें तो 6 कौन से स्थान पर है? दाहिने स्थान पर है। जब दाहिने स्थान पर है और 6 के स्थानीय मान की बात करें, दाहिने का मतलब कितना होता है? 10, यानी 6 का स्थानीय मान कितना है? 60। अगर हम 5 की बात करें तो 5 कौन से स्थान पर है? इकाई, दाहिनी और सैकड़ा। जब सैकड़े स्थान पर, सैकड़े का मतलब कितना था? 100, यानी कौन कितने स्थान पर है? 500वें स्थान पर। ठीक है ना। अगर इसकी बात करें 7 तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, क्या कौन से स्थान पर? 1000वें स्थान पर, यानी कि 700। ठीक है। अगर 2 का स्थानीय मान पूछे तो 2, 6 का पूछा है तो 60, 5 का पूछा है तो 500, 7 का पूछा है तो 700। ठीक है ना। इसके नाम से पता लग रहा है क्या कह रहा है? स्थानीय मान, यानी कि जिस अंक के बारे में पूछा जाएगा उसका कौन सा स्थान है, हमें वो बताना है। ठीक है। अगर हम बात करें फेस वैल्यू की, यानी अंकीय मान की, ठीक है ना, तो इसके नाम से पता लग रहा होगा फेस वैल्यू यानी कि अंकीय मान, यानी जिस अंक के ऊपर जितना लिखा है उसे किसी भी स्थान पर ले जाओ, उसका कभी अंकीय मान चेंज नहीं होता। ये 2 इकाई स्थान पे लिखा है, अगर मैं इसको यहाँ ले जाऊँ 2 7 5 6, अब मैं पूछूं कि 2 का अंकीय मान बताओ, तो 2 का स्थानीय मान तो चेंज हुआ है लेकिन अंकीय मान चेंज नहीं हुआ है। ठीक है ना। वही अगर 2 के स्थानीय मान की बात करें, यहाँ तो 2 है और यहाँ 2000 है। ठीक है। और अगर बात की जाए इसके
उसके अंकीय मान की, तो अंकीय मान किसी भी अंक को किसी भी स्थान पर लिख दो, उसके अंकीय मान पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। जितना उसके ऊपर छपा है वो छपा है उसके ऊपर, ठीक है ना, उसे कोई नहीं हटा सकता, ठीक है। तो अंकीय मान में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर हमसे पूछे 2 का अंकीय मान तो कहीं ले जाओ, 2 को 2 का 2 ही रहेगा। अगर हमसे पूछे 6 का अंकीय मान तो 6 को चाहे तो दाईं पे लिखो, चाहे इकाई पे, चाहे सैकड़े पे, 6 ही रहेगा। पूछे 5 का अंकीय मान कहीं भी लिखो उसको 5 ही रहेगा। पूछे 7 का अंकीय मान कहीं भी लिखो उसको 7 ही रहेगा, ठीक है। तो अंकीय मान में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। स्थानीय मान में, स्थानीय मान से मतलब स्थान, कौन से स्थान पर है। 2 की बात करें इकाई स्थान पर है, 6 की बात करें दाईं स्थान पर है, 5 की बात करें सैकड़े स्थान पर है, 7 की बात करें हजारों स्थान पर है, ठीक है। या हम ऐसे कह सकते हैं, अगर हमसे पूछा जाए कि 5 का स्थानीय मान बताओ तो 5 लिखेंगे और उसके बाद जितने भी अंक हैं उतने जीरो लगा देंगे। कितने अंक हैं, 1 और 2, तो 2 जीरो लगा दिए। अगर हमसे 7 का स्थानीय मान बताओ तो 7 लिखेंगे और कितने जीरो लगने हैं, 1 2 3 जीरो। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से स्थानीय मान निकालना और अंकीय मान निकालना, तो अंकीय मान तो बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है ना। स्थानीय मान में जब दिक्कत आती है जब पॉइंट में जाती है कहानी, ठीक है ना। तो पॉइंट वाला ही बताता हूँ मैं, लेकिन पहले उससे पहले क्वेश्चन करते हैं। अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि 7 5 2 5 3 और 8 में, ठीक है ना, 5 के स्थानीय मानों का अंतर है। क्वेश्चन क्या है, 7 5 2 5 3 8 में 5 के स्थानीय मानों का अंतर है। यहाँ पर 5 जो है वो 2 बार आया है, ठीक है। अगर हमसे ये पूछता है कि 5 का स्थानीय मान बताओ, तो हमें ये नहीं पता कि कौन से 5 का स्थानीय मान पूछा है, इसका पूछा है या इसका पूछा है, ठीक है ना। इसका स्थानीय मान अलग है, इसका स्थानीय मान अलग है, ठीक है ना। उसने पूछा है कि 5 के स्थानीय मानों में अंतर, तो इस वाले 5 की बात करें तो इसका स्थानीय मान कितना है, 5, और इसके बाद कितने जीरो, 2। अगर हम इसकी बात करें तो कितना होगा, 5, कितने जीरो, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इस वाले 5 का स्थानीय मान इतना, इस वाले 5 का स्थानीय मान इतना। उसने क्या पूछा है, अंतर, तो घटा दो। यानी कि इसमें से अगर हम 500 हटा दें तो कितना बचेगा, घटाओ। 0 में से गया 0, 0 से 0 का 0, 10 में से 5 गया 5, और यहाँ बचा 9 और यहाँ बचा 4, यानी ये हो गया आंसर, ठीक है। अगर योग की बात करेगा तो योग बता देंगे, और अंतर की बात करेगा तो अंतर बता देंगे, गुणा की बात करेगा गुणा बता देंगे, ठीक है। जो पूछेगा बता देंगे, ठीक है। ये तो बहुत आसान है। अब वो पॉइंट वाला पूछता है, उसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है, बताता हूँ। क्योंकि हम जो पढ़ते हैं मैथ में पढ़ते हैं डेसिमल सिस्टम, दशमलव पद्धति, ठीक है। अगर हम ये लिखा है हमारे पास 7 5 2 3 पॉइंट 8 5 6, ठीक है। और हमसे पूछे में 8 का, या 8 नहीं, मैं कहता हूँ 6 का स्थानीय मान, 6 एक बार है ना, हाँ एक बार, 6 का स्थानीय मान बताओ। हमसे पूछा है 7 5 2 3.856 में 6 का स्थानीय मान पूछा है हमसे, ठीक है। हम देखेंगे 6 पहले है कहाँ, 6 जो है वो पॉइंट के बाद है, पॉइंट हमारा ये रहा, पॉइंट के बाद है, कहाँ पर है, ये रहा 6 हमारा। अगर उस संख्या का स्थानीय मान पूछा है जो पॉइंट के बाद हो, तो हम उससे देखेंगे उससे पहले कितने अंक आए हैं। 6 से पहले कितने अंक हैं, 1 और 1 2, तो 2 अंक आए, 2 जीरो लगा देंगे, तो ये हो गया 6 का स्थानीय मान, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अगर पावर में दे रखा हो तो कैसे लिखेंगे, 6 गुणा 10 की पावर -3, कैसे, देखो ये आ गया हमारे पास 6 का स्थानीय मान, यानी 0.006। अगर हम यहाँ से पॉइंट हटाते हैं तो नीचे कितने जीरो पड़ेंगे, 3 जीरो पड़ेंगे, 1 2 3 जीरो पड़ेंगे, ठीक है। तो अगर इसकी बात करें तो ये होगा 6/1 2 3, यानी 10 की पावर 3। और जब इस पावर को ऊपर लेकर आते हैं तो आंसर कितना हो जाएगा, 6 गुणा 10 की पावर -3, ठीक है ना। क्योंकि इसको ऊपर ले जाने पर पावर नेगेटिव हो जाती है और ऊपर से नीचे ले जाने पर पावर नेगेटिव हो जाती है, ठीक है ना। यानी चिन्ह
चेंज हो जाता है पावर का। अगर पावर पॉजिटिव है तो नेगेटिव और नेगेटिव है तो पॉजिटिव, ठीक है ना, इस तरह से होता है। वैसे यहाँ तक जाता नहीं, आंसर यहीं देगा हमें। अगर हमसे कुछ 6 का स्थानीय मान, हमने क्या करा, पहले देखिए 6 कहाँ पर है, 6 यहाँ पर है, यहाँ लिख दिया हमने। उससे पहले कितने संख्याएं हैं, 1 और 2। इसके बाद की संख्याओं की बात नहीं करेंगे, इससे पहले की संख्याओं की बात करेंगे। चाहे इसके बाद 5 और 2 और लिखा हो, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। हम इससे पहले की संख्याओं की बात करेंगे। अगर पॉइंट से पहले लिखा है तो उसके बाद की संख्याओं की बात करेंगे, ठीक है ना। अगर हमसे पूछे, यहाँ पूछा हमसे 6 पॉइंट, हमसे पूछे 6 का स्थानीय मान, हमने नहीं बता दिया। अगर हमसे पूछता 5 का स्थानीय मान तो 5 लिखेंगे और फिर पॉइंट की तरफ, यानी 1 2, ये हो गया 5 का स्थानीय मान, ठीक है। हम चलेंगे पॉइंट की तरफ ही, ठीक है। चाहे तो इधर से चलें तब पॉइंट की तरफ चलेंगे, और चाहे इधर से चलें तो पॉइंट की तरफ चलेंगे, ठीक है। अगर हमसे 5 का स्थान में पूछेगा, 5 लिखेंगे और पॉइंट की तरफ चलेंगे। 1 और 1 2, 2 जीरो लगा दिया हमने। हमसे पूछ 6 का तो 1 और 1 2 जीरो लगा दिया हमने, ठीक है ना। इतना ही पूछता है, बाकी कुछ नहीं पूछता इसमें, ठीक है। अब हमसे चाहे अंतर पूछ ले, चाहे योग पूछ ले, क्वेश्चन पूछता हूँ मैं, ठीक है। हमसे कहे कि 5 2 3 6, ठीक है ना, पॉइंट 8 2 5 9 में 2 के स्थानीय मानों का अगर हमसे योग पूछा है, मान लो हमसे 2 के स्थानीय मानों का योग पूछा है, तो इससे आसान कुछ हो नहीं सकता। क्यों? हम लिखेंगे, हमसे पूछा है इसमें योग, क्या पूछा है हमसे, योग। अगर अंतर पूछता तब अलग अलग निकाल के घटाना पड़ेगा, लेकिन जब योग पूछेगा तो हम इसका आंसर यहीं दे सकते हैं। हमसे क्या पूछा है, 2 के स्थानीय मानों का योग। पहले देखेंगे 2 है कहाँ कहाँ, 1 2 यहाँ है, 1 2 यहाँ है, तो यहाँ का 2 यहाँ लिख दिया, यहाँ का 2 यहाँ लिख दिया। अब बीच में जितनी संख्याएं हैं वहाँ पर 0 लिखते चले जाओ। 1 0 यहाँ आएगा, 1 0 यहाँ आएगा, पॉइंट यहाँ आएगा, 0 यहाँ आएगा। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अगर हम इसके स्थानीय मान की बात करें, 2 के स्थानीय मान की, तो 2 के नीचे जहाँ जहाँ 2 है वहाँ 2 लिख दो, ठीक है। और उसके बाद में जितनी संख्याएं लिखी हैं वहाँ पर उतने ही 0 लगा दो, और जहाँ पॉइंट लिखा है वहाँ पॉइंट लगा दो, हमारा हो गया आंसर। अगर हमसे यहाँ अंतर पूछ ले कि अंतर बताओ, अंतर क्या होगा, ठीक है, तो अब सॉल्व करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो अगर इस वाले 2 की, इसको मिटा रहा हूँ मैं, अगर इस वाले 2 की स्थानीय मान की बात करें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 200, और इस वाले 2 के स्थानीय मान की बात करें तो हो जाएगा 0.02। अब घटाते हैं उसको, 200, ठीक है ना, 0.00 0.02 माइनस करेंगे इसको, ठीक है ना। तो 10 में से 2 गया, 8 बचा, यहाँ कितना बचा, 9 बचा, यहाँ कितना बचा, 9 बचा, यहाँ कितना बचा, 9 बचा, यही हो गया आंसर, ठीक है, 199.98, ठीक है ना। तो स्थानीय मान और अंकीय मान में इतना ही, ठीक है ना। अंकीय मान में तो कुछ सोचना ही नहीं। अगर हमसे यहाँ पूछे कि 9 का अंकीय मान, तो 9 को चाहे तो पॉइंट से इधर लेको, चाहे इधर लेको, अंकीय मान तो उतना ही रहना है, ठीक है। और बात करें स्थानीय मान की, तो स्थानीय मान निकाल सकते हैं, ठीक है ना। बाकी पढ़ेंगे अगली वीडियो में। अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम इकाइयाँ में, ठीक है ना, यूनिट डिजिट, ठीक है।